गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई पॉलिटी के पार्ट नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट नंबर 3 अब की वीडियो है, पार्ट नंबर 3 अब उसकी वीडियो है। उसमें संविधान के आगे से जो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वाचिंग करें और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी, अगर यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, जिसमें भी जीएस पूछा जाता है, जिसमें भी जनरल नॉलेज आता है, उसके सभी में सामान्य ज्ञान, तो उन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलते हैं, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 3, ऑप्शन नंबर बी है भाग 4, ऑप्शन नंबर सी है भाग 1 या ऑप्शन नंबर डी है भाग 2। इसमें आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित कौन सा भाग है। इसका मैं बताना चाहूँगा, इसका जो भाग है, भाग 4 में यह दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी। भाग 3 में अधिकार है और भाग 2 में राज्यों का निर्माण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, बी अर्ध परिवर्तनीय है, सी आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है या डी कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो आपको ये बताना है कि जो हमारा संविधान है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह क्या हैं। उनको कानून में लाया जा सकता है, उनको अदालत में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में आपको सही टिक करना है कि कौन सा सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, वह आपका सही होगा। कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। जो डीपीएसपी है वह हम अदालत में, अगर हमें राज्य डीपीएसपी में लिखे गए जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी जो कार्य हैं, अगर वह कार्य नहीं करता है तो हम अदालत नहीं जा सकते। यह कानून, यह जो है अदालत द्वारा अपरिवर्तनीय है। जैसे हमारा मूल अधिकार है तो मूल अधिकार हमारा परिवर्तनीय है। अगर हमारा मूल अधिकार नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर डीपीएसपी नहीं मिलता है, डीपीएसपी के साथ भेदभाव होता है, तो हम कानून के शरण में नहीं जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? ऑप्शन इसमें आपका कूट दिया हुआ है। पी पंचवर्षीय योजना, क्यू मौलिक अधिकार, आर मौलिक दायित्व। उसके बाद आपका कूट है, पी और क्यू सही है, बी है पी क्यू आर सभी सही है, सी पी आर सही है या डी क्यू आर सही है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। आपको बताना चाहेंगे, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, पी और आर, ये आपका सही है। पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व रूस के संविधान से लिए गए हैं। और जैसा कि क्यू है, यह यूएसए से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है?
USA से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पी और आर केवल जो है वह रसिया से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य को प्रयास करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, बी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, या सी परमाणु निशस्त्रीकरण अथवा पहला हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने का। तो आपको इसमें कूट दिया हुआ है और आप नीचे भी देख भी रहे हैं कि यूपीएसआई में ये पूछा गया प्रश्न है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा कूट जो होगा वह सही होगा। इसका जो होगा ए और बी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, यह राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के डीपीएसपी का कर्तव्य होता है। बट परमाणु निशस्त्रीकरण और पहला हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देना यह राज्य का कर्तव्य नहीं होता है, नीति निर्देशक तत्व का कर्तव्य नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्य सरकार के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या डी अप्रत्यक्ष मतदान से। तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव किसके माध्यम से होता है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष मतदान से, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग मतदान तो नहीं करते हैं, तो यह अप्रत्यक्ष मतदान होता है। और कौन कौन इसमें भाग लेता है? संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब ध्यान देना कि केवल निर्वाचित सदस्य हैं। लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और अन्य राज्य के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो वह हम लोग संसद या विधायक को कैसे चुनते हैं? प्रत्यक्ष चुनते हैं। उसके बाद वह लोग राष्ट्रपति को चुनते थे, यानी हम लोगों राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष हुआ ना, तो राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष चुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ए दिया है संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, दो दिया है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, थर्ड है सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपको यह बताना है कि कौन कौन इसमें भाग लेता है। इसका जो ऑप्शन है 1 2 3 सही है, बी है 1 3 सही है, सी 1 2 4 सही है, या डी 1 3 4 सही है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। इसका जो हम आपको बताना चाहेंगे, इसका दिया है, इसमें देखिए पहला दिया है कि राज्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अभी ये मैंने बताया एक भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मैंने ये नहीं बताया,
मैंने ये बताया केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा है सभी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी हो जाएगा। और दिल्ली पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसको भी मैंने बताया। तो जहाँ पे 1, 3, 4 है वो मेरा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है 1, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। और राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल किस में है, चुनाव किस में होता है? 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यह भी यूपीएसआई में आया है, यह भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। पहला है एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, बी जन निर्वाचित प्रत्याशी द्वारा, सी एकल गैर हस्तांतरणीय मत द्वारा, या डी संपूर्ण मतदान द्वारा। तो आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में सही है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एकल हस्तांतरणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, बी प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, या सी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जैसा कि ए दिया है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, ये तो होते हैं। बी दिया है प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये तो नहीं भाग लेते हैं ना, ये तो गलत हो जाएगा। पहला सही होगा क्योंकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, केवल विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। फिर अगला है सी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, ये भी सही होगा। तो ए और सी कहाँ पे हमारा, सॉरी इसमें क्या दिया है कि कौन कौन हिस्सा नहीं लेता, सॉरी अच्छा इसमें ये बताया कि कौन सा हिस्सा नहीं लेता वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी कहाँ है, केवल बी। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा, केवल बी। यानी ए और सी तो लेते हैं और पूछा कि कौन नहीं लेता, यानी विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आयु 35 वर्ष हो, बी पढ़ा लिखा हो, सी संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, या डी देश का नागरिक हो। तो इसमें कौन से जो 4 ऑप्शन दिए हैं वह राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, यानी व्यर्थ दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, वो आपको चुनना है। क्योंकि 4 ऑप्शन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा जो होगा वह आपका सही होगा। कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रपति जो उम्मीदवार है उसके लिए आवश्यक नहीं है। जैसा कि इसका दिया है पहला 35 वर्ष आयु, ये तो होना चाहिए, ये तो सही है। फिर दिया पढ़ा लिखा हो, ये नहीं होता। प्रधान जो राष्ट्रपति है अगर निरक्षर भी है तो भी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता है, ये तो होना चाहिए। देश का नागरिक हो तभी तो वो लड़ेगा। और इसमें ये भी नहीं है कि देश का नागरिक जन्म से हो, अगर कभी भी देश का नागरिक बना हो तो चुनाव लड़ सकता है। यह बाउंडेशन नहीं है कि देश में ही जन्मा हो, देश का ही जन्म से देश का नागरिक हो, ये नहीं है।
आप कभी भी देश की सदस्यता नागरिक की सदस्यता लिए हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। यही है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, यही हमको चुनना था। यानी वो पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, निरक्षर भी है तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे विवाद को सौंपा जा सकता है कहाँ पे? ए, भारत के महाधिवक्ता को, बी, संसद को, सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में राष्ट्रपति के चुनाव विवाद के संबंध में कौन सा सही है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? चार ऑप्शन है, आपको टिक करना है। इसमें बताना चाहूँगा जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह आपका सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद है तो हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यह, और यदि एमएलसी और एमएलए से संबंधित विवाद है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि रिट जारी करने में रिट जो जारी होती है, रिट जारी करने की शक्ति में हाई कोर्ट सबसे अधिक है। यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने में अधिक शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, कौन सा प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? ए, भारत का चुनाव आयोग, बी, सर्वोच्च न्यायालय, सी, उपराष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया का संचालन कौन करता है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए दिया है वह आपका सही होगा। भारत का चुनाव आयोग, राष्ट्रपति का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो, वह भारत के राष्ट्रपति ही उसका भारत का चुनाव आयोग ही उसका संचालन करता है। यानी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा परिषद के सदस्यों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही होता है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 324 यहाँ 324 होगा, 324 में है। यह 324 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है हमारा, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है क्या? कब से अपने पद पे 5 वर्ष तक रहता है? ए है अपने निर्वाचन की तारीख से, बी, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, या डी, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक कब से रहता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सभी जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं ये आप इसके बारे में जान नहीं सकते। यह हर पेपर में पूछे जाते हैं, हर पेपर में पूछे जाएंगे। और जब आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई से नीचे जितनी भी वैकेंसियां हैं, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से नीचे, उसकी सभी आपकी तैयारी हो जाएगी। एक लोग कहते हैं ना
तो एक तैयारी कर रहे हैं तो कई परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। तो इसका जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। यानी अपने पद ग्रहण करने के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ए लोकसभा स्पीकर, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर उन्हें देना हो तो किसको देंगे, किसके नाम को संबोधित करके देंगे, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को दे सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तो इसकी तुरंत जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। राष्ट्रपति लोकसभा में इसकी जानकारी को देते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। बी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाएं। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाता है, अनुच्छेद 61 में जिसका वर्णन है, महाभियोग शब्द का जो वर्णन है राष्ट्रपति का, वह अनुच्छेद 61 में, ये भी याद रखना। तो इसमें आपको बताना है कि जो ए और बी कूट दिया है उसमें कौन सा सही होगा। महाभियोग अगर हमको राष्ट्रपति के प्रति लाना है तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? आपको मैं बताना चाहूँगा इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों नहीं, यानी ऑप्शन इसका ए सही होगा। ए और बी दोनों नहीं। दोनों सदनों में बहस या दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता, उसमें लोकसभा भी मत देती है। और बी दिया, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लाया जा सकता है जब वह संविधान का अतिक्रमण किए हों, संविधान के अनुसार न चले हों, तभी हम ला सकते हैं उस पर महाभियोग। और ये दोनों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और बी दोनों नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। बी उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी का शपथ लेते हैं। तो आपको जो 90 नंबर का क्वेश्चन है आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। और बी जो दिया है, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी का शपथ लेते हैं, यानी ए और बी दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? ऑप्शन नंबर ए है 90 दिनों में, बी है 6 माह में, सी है 9 माह में, या डी है 1 वर्ष में। तो आपको बताना है इस जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा।
आपको मैं बताना चाहूँगा जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वह 6 माह, वो आपका सही है। यानी अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का यदि अगर पद रिक्त है तो उसे 6 माह के अंदर हमें भर लेना चाहिए। यानी 6 माह के अंदर हमको भर लेना ही होगा। यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी राजनीतिक प्रमुख, मंत्री परिषद सहित। तो आपको बताना है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है। 4 ऑप्शन जो कि दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे, उसमें आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। आपको बताना चाहेंगे इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये आपका सही होगा। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। और ये भी समझ जाएं, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है। और भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही देश विदेश या अन्य कार्य भारत में किए जाते हैं। और बट कार्य तो मंत्रिमंडल करता है। प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है कार्य वह करता है, बट जो कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। बट अगर कोई कार्य गलत होता है या कोई कार्य संविधान के अनुसार नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार राष्ट्रपति नहीं होता, मंत्रिमंडल होता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे और आएंगे 2021 में। और यूपीएसआई ही नहीं, सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर की जाती है। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंध में विवाद हो तो कहाँ हम जाएंगे। अभी इसके पहले आपने इस क्वेश्चन को किया है, बट यह आपका यूपीएसआई में पूछा हुआ है। देखिए ये 2 बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह आपका सही होगा। यही हमने पढ़ा है ना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवाद हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, और एमएलए एमएलसी का जो विवाद होता है वह हम हाई कोर्ट में जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी लोकसभा की अनुशंसा पर, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो आपको बताना है कि लोकसभा को राष्ट्रपति कब भंग कर सकते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है, जो कि चारों ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। आपको कुछ समय दिया जा रहा है, आप टिक करें। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन नंबर ए भारत का महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी राज्य का राज्यपाल। आपको बताना है कि इसमें किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीनों ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो आपको टिक करना है। तो जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भारत का महान्यायवादी है या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है या एक राज्य का राज्यपाल है, जैसे कैग 148 में, अनुच्छेद 148 में आपका कैग है और राज्यपाल 153 में। तो यानी भारत का महान्यायवादी हो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, एक राज्य का राज्यपाल हो,
उपर्युक्त सभी जो ऑप्शन दिया है डी, ये आपका सही होगा। यानी इन तीनों को राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। अभी इसके पहले नियुक्ति पूछा था कि किसकी नियुक्ति करता है, और अभी आपको बताना है कि किसकी नियुक्ति नहीं करता। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है उपराष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यपाल, डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन से में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। यानी राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। इसके पहले अभी हमने पढ़ा है ना, सी ऑप्शन राज्यपाल, ये तो है ही, बट तीन जो ऑप्शन है इसी में से आपको चूज करना है कि कौन से राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते। आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए टिक किया हुआ उनका 100% सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यह राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, बट उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है क्या। ऑप्शन नंबर ए एक विधायी शक्ति है, बी न्यायिक शक्ति है, सी कार्यपालिका शक्ति है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति की जो क्षमा देने की शक्ति होती है वो कौन सी है। विधायी है, विधायी का मतलब यह है कि कानून द्वारा बनाया गया है, बी न्यायिक है, या सी कार्यपालिका शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि ये भी देखिए ये भी यूपीएसआई में ही पूछे गए थे। अगर आप पॉलिटी को बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन यूपीएसआई में गलत नहीं होंगे। हाँ, उसमें ये तो आसान दिया है, बट उसमें लैंग्वेज का खेल होता है। जो यूपीएसआई का पेपर होता है उसमें लैंग्वेज का ही खेल है। जिसने लैंग्वेज को समझ लिया वह समझ जाइए कि पॉलिटी के 100% जो क्वेश्चन 16 से 18 क्वेश्चन आते वह सही कर लेगा। बट जिसने लैंग्वेज में फंसा, एग्जामिनर केवल आपको लैंग्वेज में ही फंसा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं आएंगे, बट लैंग्वेज उसके कठिन और आसान हो सकते हैं। जिन्होंने लैंग्वेज को समझा वह जो 100% पॉलिटी के क्वेश्चन है वह कर सकता है, और जिन्होंने लैंग्वेज में हेरा फेरी हुई, जो लैंग्वेज नहीं समझ पाए, वो आते हुए क्वेश्चन वह गलत करके आएगा। तो आपको लैंग्वेज समझना, और यह वीडियो में वही कराया जा रहा है जो आपको आए हुए हैं, केवल लैंग्वेज पे ध्यान देना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही होगा, न्यायिक शक्ति। ये जो होगा राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति जो होती है वह न्यायिक शक्ति होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती। ए रूपांतरण, पूर्ण क्षमा देना, बी दंड विराम, कम सजा देना, या सी दंड घटाना, सजा कम करना, या डी दंड निलंबन, सजा को अस्थायी तौर पर टालना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे, तो बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। यानी रूपांतरण जो होता है वह पूर्ण क्षमा नहीं होता। रूपांतरण का मतलब होता है कि क्षमा की प्रवृत्ति को बदल देना होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करना होता है, न कि पूर्ण क्षमा होता है। पूर्ण क्षमा तो मतलब पूरा उसको माफ़ कर दिया गया ना। और जैसा दिया दंड विराम, सज़ा को कम कर देना। दंड विराम ये नहीं होता कि सज़ा को करना, सज़ा को रोक देना होता है, सज़ा को अस्थायी तौर पे रोक देना होता है। यानी ए और बी जो होगा वो दोनों सही होगा। यह क्वेश्चन
यूपीएसआई में गलत दिया हुआ था और इसका सभी को पूर्ण नंबर 2.5 नंबर जो होता है वह सभी को मिला था। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों जो है वह सही दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन। ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी शंकर दयाल शर्मा, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये जो राष्ट्रपति थे यह 2007 तक थे, 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। और उस समय भारत के जो 2002 में प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और लोग कहते हैं कि सभी राजनीतिक जो दल थे वह एक सहमत नहीं थे कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए। तब अटल बिहारी जो वाजपेयी हैं वह सुझाव देते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम को बना दिया जाए, क्योंकि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तो इनको फ़ोन किया जाता है कि क्या आप मना मत करिएगा। जब एक प्रधानमंत्री फ़ोन करता है वो एक आम आदमी को, यानी एक साइंटिस्ट थे या उस समय, तो उन्होंने कहा नहीं मैं मना नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपको हम राष्ट्रपति पद के लिए चुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ समय दे दीजिए हमें। तो कुछ समय सोचने के बाद उन्होंने क्या कहा, ठीक है हम मंजूर है कि हम राष्ट्रपति बनेंगे। तो और ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति और राजनीतिक राष्ट्रपति है जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं। तो भी ऑप्शन आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही होगा। और एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो जब यह रिटायर हुए, जब मतलब राष्ट्रपति का पद खत्म हुआ, समाप्त हुआ 5 साल, वो कुछ नहीं ले गए। एक जो बुकें होती थी वह ले गए और एक जोड़ी जूता लेकर गए थे। तो यह बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत ही दानी व्यक्ति थे। और केवल वह अपना सैलरी ही लेते थे, केवल सैलरी लेते थे और कोई भत्ता वत्ता नहीं लेते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वो आपका आसान है, सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ए जस्टिस एम सी महाजन, बी जस्टिस एम हिदायतुल्ला, सी जस्टिस पी एन भगवती, या डी जस्टिस बी के मुखर्जी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। स्क्रीन पे 4 आंसर हैं, आपको टिक करना है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बी जस्टिस एम हिदायतुल्ला। यह ऐसे एक मुख्य न्यायाधीश से, एक प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति भी बने थे, यानी राष्ट्रपति का भी पद इन्होंने संभाला था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे कि ये ऑप्शन है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ये तो आपका सही है। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि जो ये हैं और इनको 2 बार बनाया गया था। जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इनको 2 बार बनाया गया था। दोनों बार उपराष्ट्रपति उस समय कोई नहीं था। इसीलिए क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तब आपका भारत का सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? ए राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, ये तो होगा नहीं क्योंकि हम लोग सीधे तो चुनते नहीं हैं। बी दिया राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, ये भी गलत है। यानी ए और जो यह जो होगा आपका, दोस्तों इसका जो होगा न तो ए होगा न तो बी होगा, यानी ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा। लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव, ये भी गलत है। यानी इसमें केवल संसद के भाग लेते हैं, केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, न कि विधानसभा के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी है, लोकसभा राज्यसभा संसद द्वारा सीधे चुना जाता है। तो
तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, यह आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों द्वारा सीधे चुनाव होता है इनका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, भारत के राष्ट्रपति, सी, मुख्य चुनाव आयुक्त, या डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? ए, लोकसभा, बी, विधानसभा, सी, राज्यसभा, या डी, मंत्री परिषद। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। तो चलते हैं, जो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यही पूछ रहा था आपको क्वेश्चन में, यही लैंग्वेज है केवल उसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। देखिए अभी आपको बताया, ए, राज्यसभा का, बी, लोकसभा का, सी, योजना आयोग का, डी, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यह जो है आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा। तो ये रहे आप 30 क्वेश्चन। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। इसके 104 के जो भी आगे क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 4 में, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 में मिलते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उन सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीएस पूछी जाती है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट नंबर 4 के साथ। जय हिंद दोस्तों। और आपको बताना चाहेंगे, आप घर पे रहें, सेफ रहें। इसको कोरोना काल में इस समय जो सेकेंड लहर है उसमें डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और मास्क, अगर बाहर निकलने मास्क पहने, और बाहर तभी निकलें जब ज़रूरी काम हो, बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर निकलें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।